मित्रों नमस्कार। मैं सच्चिदानंद मिश्र स्वागत करता हूं आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं एक योद्धा के बारे में। योद्धा मतलब हिंदी क्षेत्र के योद्धा, भाषा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में जाना माना नाम राजेश्वर नेपाली जी का है। मैं जनकपुर आज उनके निवास पर आया हूं और जनकपुर निवास में मेरी बात हुई है उनसे। उनकी स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है अभी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के अनुसार मौत को तो धकेल दिया है, खास करके कैंसर को धकेला है उन्होंने। लेकिन फिर भी नेपाली सरकार ने आंदोलन के दरमियान जो उन पर लाठी बरसाई थी, उससे उनका पीठ रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी। उस समय तो उनको कुछ नहीं बुझाया, लेकिन अब डॉक्टर उनको कह दिया है कि जाइए, आप कैंसर मुक्त हैं, लेकिन आप इसका इलाज कराइए, इसी से आपको परेशानी है। लेकिन उसका इलाज कहीं हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर भी परेशान है, परिवार के लोग भी परेशान हैं और वे अब बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं राजेश्वर जी से मेरी बातचीत हुई है, जो कि आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा। बहुत ही विपरीत परिस्थिति में राजेश्वर जी को देखकर आँख से आंसू आ जाती है कि उन्होंने क्या किया नेपाल में हिंदी के लिए, क्या क्या नहीं किया। और आज अब हम लोगों के लिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि उनका इलाज कैसे करावें, उनको बचा के कैसे रखें। आप सुनिए। प्रणाम। नमस्कार। मैं सच्चिदानंद मिश्र आज आपसे मिलने आया हूँ। मुझे याद है जब मेरे पिताजी कृष्णचंद्र मिश्र का निधन हुआ था, तो पहला व्यक्ति आप हैं जो कि हिंदी पुरस्कार का नेपाल में घोषणा किए थे। और आज हम आपसे मिलने आए हैं और उस वक्त आए हैं जबकि आप आज ही हॉस्पिटल से घर पर आए हैं, लेकिन फिर भी स्थिति यह देख रहा हूं कि आप बेड पर हैं। राजेश्वर जी, आप हिंदी के लिए इतना किए कि नेपाल में कोई नहीं कर पाया है अभी तक। और आज एक हिंदी का योद्धा बेड पर देख रहे हैं, देखकर आंख से आंसू आ रही है। राजेश्वर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आदमी को दुनिया में न तो कुछ बड़ा होता है न कुछ छोटा होता है, और जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है। हम भी निश्चल भाव से नेपाल की प्रजातांत्रिक आंदोलन के एक योद्धा होने के नाते हिंदी, जो यहाँ की एक प्रमुख भाषा है, उसकी मान्यता के लिए लंबे समय से संघर्षरत रहा हूँ। मुझे लगता है 1958 ईस्वी, जब 57 होना चाहिए, जो हिंदी आंदोलन की यहाँ शुरुआत हुई थी, और तब से जो यहाँ हमारे मिश्र बंधु लोग रहे, भद्रकाली मिश्र, रामनारायण मिश्र, कृष्णचंद्र मिश्र, इन लोगों के साथ और जो आगे बढ़ने का काम हुआ, और वो निरंतर मेरे दिमाग में चलते रहा। और उसको लगा था कि नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना के बाद मान्यता के लिए काम होगा, लेकिन उस हिसाब से हमारा जो राजनीतिक दल है काम नहीं कर पाया, जो वो प्रतिबद्ध हुए थे उस हिसाब से नहीं। तो हिंदी की लड़ाई अधूरी है अभी, हिंदी को वो सफलता नहीं मिल पाई जो आप सोचे हुए थे। मैं आज याद करूंगा आपके पुत्र को, रविंद्र को, जो कि बीच में ही आपको छोड़कर चला गया था, और उसने हमसे वादा किया था कि काठमांडू में कि मैं जाता हूं और जाकर मैं हिंदी में पत्रिका निकालूंगा। और वो आया, फिर वो मिल नहीं पाया।
और मुझे आज एक बात की खुशी हो रही है कि आप ही का पुत्र राघवेंद्र, जो कि यहाँ बैठा है और वह बीड़ा हाथ में लिया है, और मुझे बहुत खुशी है कि राघवेंद्र एक ऐसा व्यक्ति निकला आपके परिवार में जो जनता के वोट से जीत कर आ गया है और जन प्रतिनिधि का काम कर रहा है। यह वार्ड नंबर 23 के अध्यक्ष पद में जीता है। यह बहुत बड़ी बात है और मुझे उम्मीद है कि जो ये अभी लिया है रविंदर जी के नाम पर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा है, वो हॉस्पिटल पूरा होगा और आपका काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा वो काम है जो कि अभी करना बाकी है यहाँ पर। देखिए, काम तो बहुत होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रथम मेरी लड़ाई आम जनता की लड़ाई है, जिनकी भाषा संस्कृति के लिए हम लोग जो तानाशाही जब पंचायती व्यवस्था था तो उसमें बहुत अमानुषिक व्यवहार सह करके भी हम लोग आगे बढ़ते थे। उसमें रामचंद्र मिश्र का भी योगदान कम नहीं माना जाएगा और इसी तरह के और भी योद्धा हुए जो पूरे मधेश के रहे हैं, जिसमें विराटनगर से या भद्रपुर से ही कहे, जहाँ पर जो वहाँ कामेश्वर दत्त और उसी तरह के लोग लंबे समय से उस कार्य में लगे रहे, तो वो लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, चूँकि जोड़ने का काम बहुत कम हुआ, तोड़ने का बेसी हुआ। और यहाँ सबसे बड़ा ये है गड़बड़ी, जो मतलब यहाँ हिंदी को भारत से खाली जोड़ा जाता है, एम्बेसी से जोड़ा जाता है, और एम्बेसी में चोर बाजारी करने वाले जो लोग हैं उन लोगों की ही जो चलती है काठमांडू में। लगता है यही 2-4 आदमी हैं जो हिंदी के लिए काम करेगा और इसको हम बरगला देंगे तो ये काम रुक जाएगा। लेकिन वो तो एक भावना और संघर्ष की बात है जो 2000 मैंने बताया था कि 2014 साल से वो हिंदी आंदोलन 11 नवंबर 1957 से आरंभ हुआ था, और वो संघर्ष का रूप कभी मृत होता है, कभी बहुत मंथर गति में होता है, लेकिन ये तो भावना की बात है। चूँकि नेपाल की मिट्टी में जो रग रग में समाये हुआ है हिंदी, उसको कोई किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकता है। जो काम आप देखिएगा कि नेपाल की 7 साल की जनक्रांति का इतिहास जो पद्म में भैरवा में लिखा गया था, उसी हिसाब से नेपालगंज में जो महावीर प्रसाद गुप्त या अनेक और भी लोग हुए जो इस काम में आगे बढ़े थे। तो ऐसे ही होता है कि पूरब से पश्चिम तक, चूँकि हिंदी न तो मधेश की है न जनकपुर धाम की ही है, हिंदी संपूर्ण नेपाल की है, और यहाँ पर बगैर हिंदी पढ़े जाने बूझे भी लोग बोलते रहते हैं। तो यह इस मिट्टी का एक तो देन है, जिस देन को कोई मिटा नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप ही के निर्देशन और आप ही के आशीर्वाद से हम लोग हिमालनी पत्रिका निकालें, और ये भी 25 वर्ष पूरा हो चुकी। हम जब आ रहे थे तो सभी मित्रों ने कहा कि आप राजेश्वर जी को जाकर दीजिएगा और उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा 25 वर्ष के उपलक्ष्य में। आप देखिए, हिंदी के साथ का लगाव का और ये 25 वर्षों का जो आपकी पत्रिका है, इसके साथ ही जितने भी नेपाल में जो प्रकाशित पत्रिका है उस सब को एक संग्रहित रूप में रखा जाना चाहिए, और इसको कैसे आगे बढ़ाने का काम होगा, ये हमारे भविष्य के जो कर्णधार लोग होंगे वो इस पर लगेंगे आगे।
जी, हम तो इतना 25 वर्ष पूरा कर लिए, अब कुछ दिन, जितना दिन रहेंगे, आप कुछ आदेश दीजिए हमारे लिए, जो रह गया हो वो हम पूरा कर सकें। देखिए, इसमें तो जो हमारा तो हिंदी सम्मेलन नेपाल में बार बार करते रहे, और जब 18वां जनकपुर धाम में हुआ था तो उसके कवर पेज पर भी 18 हिंदी के जो विभूतियों का नाम छपा हुआ है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक इतिहास है। इसीलिए उनके साथ ही जहाँ जो छूटे हुए लोग हैं उन लोगों को समेट कर एक अच्छा संग्रह निकाला जा सकता है, और इस आंदोलन को अब तो तीव्र गति तो नहीं, एक आया था जो जनमत बहुजल सब होते होते जब गणतंत्र आ गया तो लगा कि हमारा लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन जैसे जो देखे यहाँ पर सत्ता के चापलूसों को, जो कैसे सत्ता के लिए यहाँ मधे शब्द ही गुम हो गया जी। तो वैसी अवस्था में हिंदी का नाम तो कितना अच्छा और बुरा है, वो तो बस काठमांडू के कुछ बड़े होटलों के सुर्खी में हिंदी लटक के रह गया। इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं हो सका था। जिस हिसाब से था नेपाल भारत सांस्कृतिक केंद्र का संरचना किया गया था, उस हिसाब से वो आगे बढ़ता तो शायद हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम होता था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमको निर्देशन दिए हैं हम लोग उसका पालन करेंगे, चाहे जिस रूप में हो। हिंदी नेपाल की भाषा है और अब ये विश्व स्तर पर बढ़ रही है, और मैं मानता हूँ कि हिंदी में जो काम आप करके गए हैं मेरे सामने दिख नहीं रहा है, लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, और आपका जो मनोभावना है वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल हम यही चाहते हैं, ईश्वर से, माँ जानकी से यही चाहते हैं कि हम आपसे मिलते रहें और आप हमको आशीर्वाद देते रहें। मैंने दिल्ली में कई लोगों से मिला, आपको अनिल जोशी जी आपका याद कर रहे थे, रघुवीर शर्मा आपको याद कर रहे थे, सब आपको शुभकामना भेजे हैं, आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना किए हैं। राजेश्वर जी, अभी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज आप हॉस्पिटल से घर में आए हैं। देखिए, ये तो बीमारी है। बीमारी का दरअसल मुझे प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, और 2 साल तक उसका इलाज चलने के बाद अभी पिछले दिनों जो दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में बताया गया, वहाँ के जो चीफ डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सुधीर रावल, उन्होंने कहा कि नेपाली जी आप कैंसर फ्री हो चुके हैं, और अब दूसरी जो बीमारी है उसका आप इलाज कराइए। तो जानकी माता की कृपा, जब कैंसर फ्री हम हो गए तो मुझे लगता है कि बीमारी मेरी चली गई, और जो कुछ है बाकी तो उसका इलाज होते रहेगा। आदमी को एक न एक दिन जाना पड़ता, हर एक आदमी को, तो कोई भी किसी भी समय किसी भी कारण से जा सकता है। तो इसीलिए नहीं, अभी देखिए, नेपाल को, मधेश को, देश को और विश्व को आपकी आवश्यकता है। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप जल्द स्वस्थ हों, जिस रूप में हो। हिंदी के लिए आप अपना मार्ग निर्देशन करते रहें। अभी आपने हिंदी की कुछ बातें कही, और कोई बात है हिंदी वालों के लिए कहने के लिए जो अभी नेपाल में है? हिंदी वालों को दरअसल कर्मठता के साथ अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए, न कि हम भारत सरकार या भारत की किसी संस्था का जो आगे ऊपर नीचे कर करके कुछ बात कर करके चापलूसी कर करके भाषा का विकास नहीं हो सकता। भाषा विकास के लिए हमें समग्र रूप में अपनी जो संस्कृति, भाषा जो है उसके लिए काम निरंतर करते रहना होगा। और
मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही बात है कि जो परिवर्तन के लिए बहुत नहीं, एक आदमी काफ़ी होता है। इसीलिए आदमी को परिपक्व होना चाहिए, और जब परिपक्व दिमाग से काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरे सामने अभी हम मिलने आए हैं हिंदी अभियानी रमन कुमार पांडे जी भी हैं। रमन जी, राजेश्वर जी के बारे में आप क्या कहिएगा, बोलिए तो। राजेश्वर बाबू निश्चित रूप से जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं, यह एक संयोग ही है कि आदरणीय रामचंद्र मिश्र जी, स्वर्गीय कृष्णचंद्र मिश्र जी के एक पड़ोसी होने के नाते बचपन से हम देखते थे कि वहाँ राजेश्वर बाबू, बलराम नायक लगायत के लोकतांत्रिक योद्धा वहाँ आते रहते थे, वो लोग भी यहाँ आते रहते थे। इनकी प्रतिभा को बचपन से हम लोगों ने देखने का हम लोगों को अवसर मिला। तो आज जब यहाँ पर राजेश्वर बाबू से मिलने आया तो ऐसा महसूस हो रहा है, यह बेला ग्राम राजेश्वर बाबू का घर, राघवेंद्र बाबू का घर अपने आप में एक लोकतांत्रिक योद्धा का घर होने के कारण एक तीर्थस्थली है। और इस मायने में भी तीर्थस्थली है कि वह भाषा, जो भाषा मधेश, समूचे मधेश को जोड़ती है, वह भाषा हिंदी भाषा जो मधेश पहाड़ को जोड़ती है, वह हिंदी भाषा जो भारत नेपाल को जोड़ती है। और इतना ही नहीं, हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी भाषा बनते हुए अभी दुनिया को जोड़ने के दिशा में अग्रसर है। उस नाते उस वक्त जब हिंदी की यहाँ चर्चा भी नहीं थी नेपाल में, जिस वक्त हिंदी में पढ़ाई लिखाई होता था लेकिन हिंदी के साथ वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार किया गया था, तो हिंदी का झंडा लेके जब राजेश्वर बाबू निकले होंगे तो कितना कठिन परिस्थिति रहा होगा। घोर लोकतांत्रिक अवस्था नेपाल में नहीं थी। तो इनका जो संघर्ष है वो अविस्मरणीय है और इनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलता रहेगा। इनके अधूरे सपना को थोड़ा बहुत भी पूरा कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को लगेगा कि जीवन सार्थक हो पाया। और राजेश्वर बाबू की दीर्घायु का कामना करते हैं और इनके हिंदी के संबंध में जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने का इनके द्वारा यह निर्मित इस तीर्थस्थली में, ये एक लोकतंत्र की तीर्थस्थली है, हिंदी भाषा की तीर्थस्थली है राजेश्वर बाबू का घर। इस तीर्थस्थली में हिंदी के अधूरे यात्रा को पूरा करने का संकल्प भी व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही हिंदी विकास का संकल्प लेकर मैं आज राजेश्वर नेपाली जी से अभी विदा मांग रहा हूँ और माँ जानकी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करे और हम लोगों को ये निर्देशन देते रहें।